पहले पहले पूरा फोन तो बंद कर दूं, इसके बाद करूं, नहीं तो आज इतने फोन आ रहे हैं, मैं खुद परेशान हूं। शासकीय ठाकुर रणवंत सिंह महाविद्यालय रीवा, आप सभी का स्वागत, अभिनंदन और वंदन करती है। आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर एक विमर्श का आयोजन कर रहे हैं। इस विमर्श में सभी वक्ता हैं। वास्तव में कल ही शासन से एक पत्र प्राप्त हुआ और वो पत्र कि आपको गांधी जी पर एक विमर्श करना है। इस कारण जल्दी जल्दी में हम लोगों ने एक कार्यक्रम तय किया और इस कार्यक्रम में मैंने सोचा जितने भी हमारे प्रतिभागी होंगे, 1 घंटे का कार्यक्रम है और सभी अपनी बात रख लेंगे। कुछ हमारे वक्ता भी हैं। ध्रुव जी से मैंने कहा था 10 मिनट आप बोल दीजिएगा। डॉक्टर रामेश्वर पांडे जी हैं, डॉक्टर एसपी शुक्ला जी हैं, ये सब जो है अपनी बात रखेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आप सभी का स्वागत है। विमर्श का जो विषय है वो महात्मा गांधी जी पर केंद्रित है। जैसा आप जानते हैं कि हमारी नई शिक्षा नीति आई है और नई शिक्षा नीति को परिप्रेक्ष्य में ही यह विमर्श का चयन किया गया है। इस विमर्श का विषय है नई शिक्षा नीति 2020, महात्मा गांधी और मातृभाषा। वास्तव में महात्मा गांधी अपनी भाषा और अपनी जुबान के समर्थक थे। उनका मानना था कि जो बात जिस भाषा में मूल रूप में कही गई है और जिसमें वह रची बसी है, उसी में उसका सही अर्थ समझा जा सकता है। अपनी किताबों में उन्होंने भाषा को लेकर के बहुत सारी बातें कही। 1909 में हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा था कि प्रत्येक पढ़े लिखे भारतीय को अपनी भाषा का, हिंदू को संस्कृत का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को फारसी का ज्ञान होना चाहिए और हिंदी का ज्ञान तो सबको होना चाहिए। कुछ हिंदुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों को, पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। उत्तर और पश्चिम भारत के लोगों को तमिल सीखनी चाहिए। सारे भारत के लिए जो भाषा चाहिए वह तो हिंदी ही होगी और हिंदी ऐसी भाषा है जिसमें सभी को अपना दर्शन, जीवन और सामाजिक सरोकार रचे बसे हुए। नई शिक्षा नीति में भी हमने हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, जो हमारे विशेषज्ञ रहे हैं, उन्होंने मातृभाषा पर जोर दिया है और शायद आजादी के बाद पहली बार ऐसी शिक्षा नीति बनी है जिसमें हम अपनी भाषा की पहचान कर रहे हैं, जिसमें हम अपनी भाषा को लेकर के इतने सशक्त और इतने जागरूक हुए। गांधी जी ने एक उदाहरण दिया था जापान का, कि जापान ने मातृभाषा में शिक्षा के द्वारा जन जागृत किया है, इसलिए उनके हर काम में एक नयापन दिखाई दे रहा है। वे शिक्षकों के भी शिक्षक बन गए हैं।
उन्होंने सोख्ता कागज की उपमा को गलत साबित कर दिया। गांधी जी का मानना था कि मातृभाषा में शिक्षा के कारण जापान के जनजीवन में हिलोरें उठ रही हैं और दुनिया जापानियों का काम आज अचरज भरी आंखों से देख रहा है। गांधी जी ने भाषा को लेकर कई बातें कही थी। उन्होंने अंग्रेजों को एक बार पत्र लिखा था, अंग्रेजी जो शासक हैं, और कहा था कि आपको भी हिंदुस्तान की भाषा सीखनी चाहिए। यहां की आम भाषा अंग्रेजी नहीं बल्कि हिंदी है और आपको हमारे अपनी भाषा के साथ व्यवहार करना चाहिए। वे हिंद स्वराज में एक और चीज लिखते हैं कि क्या क्या यह कम अत्याचार है कि मुझे मेरे देश में न्याय पाना हो तो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। बैरिस्टर होने पर भी मैं स्वभाषा में बोल नहीं पाता, दूसरे किसी व्यक्ति को मेरे लिए अनुवाद कर देना पड़ता है। यह क्या कम दम्भ है? यह गुलामी की हद नहीं तो और क्या है? इसमें मैं अंग्रेजों को दोष निकालूं या अपना हिंदुस्तान को गुलाम बनाने वाले, तो हम अंग्रेजी जानने वाले भारतीय लोग ही हैं। गांधी जी कभी भी तानाशाह की बात नहीं करते, लेकिन हिंदी को लेकर के, भाषा को लेकर के वो कहते हैं कि अगर यदि मैं भी मेरे पास शासन की एक मुखी शक्ति होती तो आज के आज अपने छात्र छात्राओं को परदेशी माध्यम द्वारा जो भाषा है उसको रुकवा देता, उसकी शिक्षा रुकवा देता और सेवा मुक्त करने का भय दिखाकर सारे प्राध्यापकों एवं शिक्षकों से तत्काल बदलाव लाने की मांग करता। पाठ्य पुस्तकें तैयार की राह नहीं देखता मैं, ये वो बदलाव के बाद बन जाती है। पर विदेशी माध्यम ऐसा पाप है जिसका अविलंब उपचार आवश्यक है। तो इस तरह से कोई भी भाषा पहले होती है, पाठ्य पुस्तकें बाद में आती है। कोई उदाहरण है जहां पुस्तकें पहले थी और बाद में भाषा पैदा हुई हो? तो इन सारी चीजों को लेकर के आज ये हमारा विमर्श का कार्यक्रम है। मैं ध्रुव जी जाने वाले हैं, मैं सबसे पहले मैं ध्रुव जी को ही आमंत्रित करता हूं कि आज उनके महाविद्यालय में भी कार्यक्रम है और सभी के महाविद्यालय में कार्यक्रम होंगे। मैं मध्यांचल सोशियोलॉजिकल सोसाइटी के सचिव और जाने माने समाज वैज्ञानिक डॉक्टर ध्रुव जी दीक्षित जी को सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें। सर्वप्रथम मैं टीआरएस कॉलेज रीवा का अत्यंत आभारी हूं कि एक चीज तो है, टीआरएस कॉलेज की एक सबसे पुराना कॉलेज है मध्य प्रदेश का और नवाचार करने में सबसे आगे रहता है। शासन का पत्र आने पे मैंने देखा है कि महाविद्यालयों में प्राचार्य और पूरे स्टाफ की सांसें फूल जाती हैं, लेकिन जब भी किसी भी प्रकार की समस्या होती है या कोई भी आदेश आता है, टीआरएस कॉलेज उसको सर्वप्रथम स्वीकार करता है। कल का जो आदेश आया उसी के तहत टीआरएस कॉलेज ने ये विमर्श किया है। ठीक है, सभी को मौका दिया जा रहा है, तात्कालिक आवश्यकताओं को देखते हुए सरकार की विमर्श किया जा रहा है, इसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। जैसा कि आज का विषय है हिंदी और भाषा, हिंदी भाषा पे गांधी जी के विचार। गांधी जी साफ कहते थे हिंदी जो है हमारी भाषा वो भारत की आत्मा है, क्योंकि उनका जितना भी आंदोलन था वो पूरा हिंदी भाषा के आधार पे उन्होंने अंग्रेजों से लुभा लिया। चाहे वो नमक छोड़ो आंदोलन हो या 1942 के 3 शब्द तो उनके बहुत ज्यादा सक्सेस हुए हैं, उतने ज्यादा सक्सेस आज तक कोई भी शब्द नहीं हुए। 3 शब्द थे, अंग्रेजों, भारत छोड़ो। इन 3 शब्दों ने उस वक्त लगभग 35 करोड़ आबादी जो थी भारत की, पूरे लोगों तक ये संदेश चला गया कि 9 अगस्त 1942 को गांधी जी ने कहा है अंग्रेजों भारत छोड़ो। और आप देखते हैं कि उसके ठीक 5 साल बाद 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। गांधी जी की जो भाषा को लेके समझ थी, भी महेश जी ने काफी कुछ बताया है। भाषा के आधार पे गांधी जी बहुत थे, वो कहते थे स्थानीय भाषाओं को जोर देना होगा और सारी स्थानीय भाषाएं एक संकुचन की तरह हैं, एक संरचना बनी हिंदी भाषा के साथ में सारी भाषाएं जुड़ी हुई हैं।
अब इसमें अब आप देख रहे हैं कि एक लंबे समय के बाद अभी 31 जुलाई 2020 को भारत सरकार ने जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का लोकार्पण किया है, जो देश को समर्पित की है, वो बनाने वाले एक प्रख्यात वैज्ञानिक हैं कस्तूरी रंजन। हम सभी जानते हैं वैज्ञानिक जितने भी हैं वो सिर्फ अंग्रेजी में काम करते हैं, अंग्रेजी में उनका पूरा रिसर्च होती है, लेकिन कस्तूरी रंजन जी ने कहा नहीं, अंग्रेजी नहीं, हमको हिंदी में काम करना होगा। हिंदी के साथ साथ ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बोल रही है कि प्रारंभिक हमारे जो वर्ष हैं 8वीं तक, वो हिंदी भाषा और स्थानीय भाषा के आधार पे होंगे। अब आप सोचिए कितनी बढ़िया चीज उसमें रखी है। ये गांधी जी के जो सपना था वो आज लगभग करीब 70-80 साल बाद वो पूरा होने जा रहा है। जैसे रीवा, रीवा में बघेली बोली जाती है, बघेली साहित्य भी है, बघेली बोली है, उसका अपना एक माधुर है। अगर वहां के बच्चे बघेली और हिंदी में अध्ययन करेंगे तो वो विषय को बहुत जल्दी आत्मसात करेंगे। हम उनको पढ़ा रहे हैं क्या? अंग्रेजी में। हमने ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल खोल लिया है, चैम्बर्स इंग्लिश स्कूल खोल लिया है, कैम्ब्रिज इंग्लिश स्कूल खोल लिया है, और रिजल्ट क्या आता है? बच्चे हमारे पास ना तो हिंदी सीख पाते हैं, ना ही अच्छे से अंग्रेजी सीख पाते हैं। तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में गांधी जी के सपनों को यथार्थ में रखते हुए कहा गया है कि वास्तव में हमको स्थानीय भाषाओं को देना होगा। जैसे पूर्वोत्तर भारत में कम से कम 20 भाषाएं बोली जाती हैं, वो उसमें बहुत अच्छे से समझते हैं, और अपना व्यापार भी वहां महिलाएं उसी पे चला रही हैं, ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही हैं। लेकिन अगर आप उनको अंग्रेजी कराएंगे, अंग्रेजी नहीं सीख पाते। एक चीज आपको मानना पड़ेगी, गूगल जो आजकल सबका गुरु बना हुआ है, गूगल ने सबसे ज्यादा हिंदी भाषा दी है, हिंदी शब्दावली दी है। गूगल ने एक सॉफ्टवेयर भी बनाया है कि आप हिंदी में बोलेंगे तो वो किसी भी भाषा में, अगर अंग्रेजी करेंगे अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर देता है, अगर आप उसको मराठी में कन्वर्ट करेंगे तो मतलब उसने भाषाओं की पकड़ है उसको। उसको मालूम था कि भारत में इतनी भाषाओं की विविधता है, इसलिए गूगल ने अपने सॉफ्टवेयर में भाषाई एक सॉफ्टवेयर डाला है जो कि कन्वर्शन करता है। वास्तव में गांधी जी का जो सपना था भाषा से जोड़ने का, मूल उनका कारण यही था कि जब तक, क्योंकि स्थानीय आधार पे जो पढ़ा लिखा नहीं है, जिसके पास डिग्री नहीं है, शिक्षित है लेकिन डिग्री नहीं है, वो भाषा के आधार पे पिछड़ जाता है। अगर स्थानीय आधार पे भाषाओं का हम अगर प्रयोग नहीं करेंगे, हमने जितना भी जो करा है, आज जो कोरोना काल में हमारे सामने जो संकट आया है वो वास्तव में पश्चिमीकरण की देन है। पश्चिमी सभ्यता के कारण हम जो ज्यादा विकास के मद में आगे बढ़ते गए, ये हालत हुई है। 2-3 चीजें मैं गांधी जी के बारे में बोलूंगा, चूंकि भाषा की बात की, आगे बाकी विद्वान भी हमारे बोलेंगे। आज गांधी जयंती के साथ साथ एक और महापुरुष है हमारे यहाँ, महेश शुक्ला जी की बात नहीं कर रहा मैं, महापुरुष हैं जिनका जन्मदिन है, वो शास्त्री जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, जिन्होंने, उन्होंने भी हिंदी की वकालत की थी और भारत को विकसित करने का सपना देखा था। शास्त्री जी जिस सादगी के साथ थे, उनकी सादगी में तो अगर देखा जाए तो गांधी जी से भी वो आगे निकल गए थे। ईमानदारी और सादगी का ही पर्याय अगर कहीं भी भारत में बात होती है कि एक ईमानदार नेता और सादगी पसंद नेता, तो गांधी जी का नाम बाद में आता है, पहले शास्त्री जी का आता है। आज उनका भी जन्मदिन है, मैं उनको भी सादर नमन करता हूँ। और गांधी जी का एक कोटेशन था, उनका कहना था कि भारत तभी विकसित होता है, भारत तभी आगे बढ़ सकता है जब यहाँ की भाषाओं को हम स्थानीयता को महत्व देंगे। हमने विकास के मद में पश्चिमीकरण, अंग्रेजी सीखी, गलत बात नहीं थी, अंग्रेजी सीखना चाहिए, किसी भी भाषा से हमको परहेज नहीं करना चाहिए, लेकिन हमने अंग्रेजी को प्राथमिकता दे दी। आज देश में करीब 10% लोग ही अंग्रेजी के जानकार हैं, और वो 10% जानकार लोग 90% जो आबादी है शेष, उस पर राज कर रहे हैं। तो उनका कहना था अगर हिंदी हम अपनी भाषा में रखेंगे, देखिए जर्मनी में उनकी भाषा चलती है, जापान में उनकी भाषा चलती है, फ्रांस में फ्रांसीसी चलती है, अरब कंट्रीज में अरबी फारसी चलती है। तो ये देश देखिए कितने आगे निकल गए विकास के क्रम में। हम अंग्रेजी के या पश्चिमी भाषा के मोह में जो फंस गए, तो आज स्थिति है कि हम धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। तो अब ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है 2020, जो कि बहुत जल्द लागू होने वाली है, इससे हमको ये फायदा होगा कि भाषाओं का ज्ञान बढ़ेगा। स्थानीय भाषाएं जो काफी पीछे चली गई थी, जिनका अस्तित्व खत्म हुआ था, वो प्रचलन में आएंगे। और गांधी जी के 2-3 विचार जो हैं वो हमको देखना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा था, आजकल हम गांधी जी को सब जगह, जितने भी हमारे नेता लोग हैं, हर जगह जो भी प्रयोग करते हैं विरोध का, उसमें हम कहते हैं गांधीगिरी। आज मैं पढ़ रहा था पत्रिका समाचार पत्र, उसमें एक चीज आया कि कोरोना का विरोध अगर हमें करना है तो मास्क गिरी करके करना पड़ेगा। ऑनलाइन में तो ठीक है, हम बिना मास्क के काम कर रहे हैं, लेकिन अभी जैसे मैं अपने कॉलेज, आप अपने कॉलेज आ रहे हैं, तो सभी लोग हम मास्क गिरी का प्रयोग करें। और
अभी 2-3 घटनाएं हुई हैं भारत में महिलाओं के संदर्भ में। गांधी जी का एक कहना था कि भारत सही मायनों में आजाद होगा जब महिलाएं आधी रात को भी सड़कों पर बेखौफ होकर घूम सकेंगी। ये उनका सपना था कि महिलाएं जब आधी रात को भी सड़कों पर बेखौफ होकर घूम सकेंगी तभी भारत सही मायनों में आजाद होगा। और दूसरा उनका कहना था कि भारत तभी आजाद होगा या भारत तभी विकसित होगा जब भारत में स्थानीय भाषाओं के आधार पर राजकाज चलेगा। हमारे यहाँ की शासन के आप देख रहे हैं अब हिंदी का प्रयोग हो रहा है, लेकिन इसके पहले तक अभी भी न्यायालय में अंग्रेजी में ही पिटीशन दायर होती है, हिंदी में होती है लेकिन उसको उतनी तवज्जो नहीं मिलती। हमारे बहुत से फॉर्म जो हैं वो अंग्रेजी में आते हैं, हालांकि गूगल ने उसको ट्रांसलेट कर दिया है। तो उनका 2 सपने थे कि भारत में तभी आजादी मिलेगी जब महिलाएं आधी रात को भी बेखौफ होकर घूम सकेंगी। दूसरा, भारत तभी विकास कर सकेगा, भारत तभी डेवलप होगा जब भारत स्थानीय भाषाओं के आधार पे अपनी मातृभाषा, जो उनका सपना था हिंदी होना चाहिए, हिंदी के आधार पे जब हम विकास करेंगे, हिंदी को हम प्राथमिकता देंगे, हिंदी के आधार पे जब हम अपना पूरा कार्य करेंगे तो भारत का विकास होगा। और अब देख रहे हैं कि उसके एक लंबे समय बाद जो गांधी जी ने सपना देखा था हिंदी का, 70 साल बाद, 70 से भी ज्यादा पुराना सपना है उनका, आज हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है इसमें इसको समाहित किया गया है कि भारतीय भाषाओं के आधार पे, क्योंकि भाषा जो है किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है जो एक दूसरे के लिए एक ब्रिज का काम करती है, आपस में जोड़ने का काम करती है। मैं पुनः टीआरएस कॉलेज का और प्राचार्य महोदया का अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझको एक अवसर प्रदान किया कि टीआरएस कॉलेज के इस विमर्श में मुझको एक मौका दिया। और मैं अभी जाना है मेरे को कॉलेज, थोड़ी देर बाद कॉलेज में पहुंच के फिर जुड़ूंगा और मैं आपको पुनः चाहता हूं कि इसी प्रकार का विमर्श टीआरएस कॉलेज करता रहे जिससे कि लोगों के विचार जनसाधारण तक पहुंचे। पुनः टीआरएस कॉलेज का अत्यंत आभारी, साथ में महेश शुक्ला जी का भी अत्यंत आभारी हूँ। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय ध्रुव जी, आपने गांधी जी के सपनों की और भाषा को लेकर के बहुत अच्छी बातें की। अब मैं इस कड़ी में हमारे अभी वक्ता हैं डॉक्टर एसपी शुक्ला जी हैं, डॉक्टर रामेश्वर पांडे, तो सबसे चूंकि भाषा विज्ञान पर आज ये विषय केंद्रित है तो सबसे पहले मैं भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर रामेश्वर पांडे जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपनी बात कहें। यहाँ नमस्कार। गांधी जयंती की इस पावन अवसर पर हमारे महाविद्यालय की ओर से आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। आज हम गांधी जी को याद कर रहे हैं, विशेष तौर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और मातृभाषा के परिप्रेक्ष्य में। मातृभाषा शब्द वैसे तो एक भ्रामक शब्द है, वास्तव में भारत के संदर्भ में अगर हम मातृभाषा शब्द पर विचार करें तो भारत में अनेक मातृभाषाएं हैं। हिंदी के साथ साथ विभिन्न राज्यों में बोली जाने वाली जो प्रादेशिक भाषाएं हैं उनको भी हमारे संविधान ने राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी है, स्वीकृति दी है। अब प्रश्न यहाँ ये उठता है कि गांधी जी का खासकर शिक्षा के संदर्भ में भाषा से क्या तात्पर्य था। जैसा कि अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने काफी महत्वपूर्ण बातें रखी, मैं सिर्फ एक पक्ष को आपके सामने रखना चाहूँगा। सबसे पहली बात मैं ये बताना चाहूँगा कि गांधी जी एक ऐसे समाज सुधारक कह लें, राजनयिक कह लें, या यूं कह लें कि स्वतंत्रता संग्राम की अंतिम कड़ी के रूप में हम उनको लेते हैं या स्वीकार करते हैं। और उन्होंने
राजनीति के संदर्भ में, समाज के संबंध में, संस्कृति के संबंध में, धर्म के संबंध में, यहाँ तक कि शिक्षा के संबंध में बहुत सारी बातें अपने विचारों के माध्यम से प्रकट की हैं। अब भाषा के संबंध में महात्मा गांधी जी का एक सीधा दृष्टिकोण था। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि गांधी जी के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव श्रीमद् भगवद गीता का था, रामायण का भी था। युद्ध नीति के संबंध में उन्होंने रामायण का उल्लेख किया है, लेकिन उन्होंने गीता में एक श्लोक है, एक पंक्ति है कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टा गुण कर्म विभागशः। चारों वर्णों को मैंने गुण और कर्म के में विभाजित करके मैंने निर्मित किया है, बनाया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जिसमें गांधी जी शिक्षा नीति के संबंध में जो बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं, वास्तव में बुनियादी शिक्षा है क्या? और वो शिक्षा जिसका मूल आधार भारतीय हो, वो बिना मातृभाषा के, बिना स्वयं की भाषा के संभव नहीं है। तो वहां पर उन्होंने बुनियादी शिक्षा के अंतर्गत हरिजन में कई जगह अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा है कि बुनियादी शिक्षा से हमारा आशय है कि 7 वर्ष से लेकर 14 वर्ष के छात्रों में एक संस्कार पैदा किया जाए, और वो संस्कार किसी विदेशी भाषा के माध्यम से संभव ही नहीं है। वह संस्कार हमेशा अपनी मातृभाषा से ही संभव है। जैसा कि अपने यहाँ प्राचीन धर्म ग्रंथों में लिखा है कि 5 वर्ष से 12 वर्ष तक की आयु को एक तरह से माने संस्कारों का काल माना जाता था। उसको 7 वर्ष से 14 वर्ष तक करके गांधी जी ने कहा कि नहीं, ये जो समय है 7 वर्ष का, इन 7 वर्षों के समय में बालक का जो संस्कार बनता है, वह संस्कार उसके गुणों को, उसकी विशेषताओं को और उसके कर्म को, कर्म माने उसके क्रियाकलाप, आगे वो क्या करेगा, इसको निश्चित करते हैं। तो महात्मा गांधी जी की सोच बड़ी ऊंची थी और विशुद्ध भारतीय सोच थी। इसीलिए उन्होंने मातृभाषा शब्द पर ज्यादा जोर दिया है। उन्होंने स्वयं कहा कि अगर कोई मुझसे कहे मेरी मातृभाषा गुजराती है और कोई मुझसे कहे कि अंग्रेजी, गुजराती तो अशुद्ध भाषा है, बोली है, ग्राम्य बोली है, और अंग्रेजी तो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, तो भी मैं अपनी मातृभाषा से उसी प्रकार चिपका रहूंगा जिस प्रकार एक बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपका रहता है। तो ये गांधी जी का मातृभाषा के प्रति जो ये उत्सर्ग था, जो ये उनके विचार थे, जो उनका समर्पण भाव था, उसके पीछे कहीं न कहीं भारतीय चेतना की वो मूल अवधारणा थी। और एक ऐसी बात नहीं है कि गांधी जी ने पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य भाषा या पाश्चात्य रीति रिवाजों का पूर्णतः उन्मूलन करने की बात कही है। अपने यहाँ लिखा है कि पुराण मित्येव न साधु सर्वम, पुरानी बातें सभी अनुकरणीय नहीं है, ये जरूरी नहीं है, और नई बातें सभी अनुकरणीय हैं, ये भी जरूरी नहीं है। यहाँ नया पुराने का के बीच आपस में संतुलन आवश्यक है, और वह संतुलन जो है प्रयोग के आधार पर ही हो सकता है। गांधी जी ने जीवन भर प्रयोग किया, चाहे धर्म के नाम पर, भाषा के नाम पर, संस्कृत के नाम पर, राजनीति के नाम पर, अर्थ चिंतन के नाम पर उन्होंने प्रयोग किया, और प्रयोग को ज्यादा महत्व दिया। उनके लिए दृष्टि में नए पुराने का प्रश्न ही नहीं था। प्रश्न ये था कि जो पुराना है, अगर वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है तो हम उसे भी स्वीकार करें, और जो नई सभ्यता, नई संस्कृति हमारे सामने आ रही है, उसकी जो निरर्थकता है उसको भी हम प्रयोग करें और देखें वो हमारे लिए कितना उपयोगी, कितना उपयोगी नहीं है। तो ये गांधी जी की जो सोच थी, खासकर मातृभाषा के संबंध में,
राष्ट्रभाषा के संबंध में, अब राष्ट्रभाषा के संबंध में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आजादी की लड़ाई के दौरान ही समानांतर माने भाषा की भी लड़ाई चल रही थी। राष्ट्रभाषा किसे बनाया जाए, हैं कहीं बंगला में से जोर आ रहा था कि नहीं बंगाली भाषा जिसने विश्व कवि रविन्द्रनाथ ठाकुर को पैदा किया तो बंगला को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, कहीं उर्दू वाले उर्दू को राष्ट्रभाषा बनाया जाए, दक्षिण वालों का विरोध अलग था। इस सारे विरोधों के बावजूद प्रश्न ये था कि भाई राष्ट्रभाषा तो वही हो सकती है जो किसी एक प्रदेश की सीमित भाषा न होकर कई प्रदेशों की भाषा, और हिंदी तो कई प्रदेशों की मातृभाषा है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, यहाँ तक कि राजस्थान का भी कुछ भाग, मालवा खंड, दिल्ली, हरियाणा का, तो ये कई प्रदेशों की ये मातृभाषा है। और साथ ही साथ हिंदी भाषा को पूरा देश जानता है, समझता है और उसका प्रयोग करता है। तो प्रश्न ये था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा अगर बनाया भी जाए तो हिंदी के भी दो रूप थे। भारतेंदु हिंदी साहित्य में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म सन 1850 ईस्वी में हुआ था। उससे ठीक 19 साल बाद महात्मा गांधी का जन्म हुआ सन 1969 ईस्वी में। माने 19 साल वो बड़े थे भारतेंदु हरिश्चंद्र, और भारतेंदु हरिश्चंद्र की सिर्फ 35 वर्ष तक जीवित रहे, और 35 वर्ष के अपने कार्यकाल में हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जन्मदाता उनको माना जाता है। उन्होंने हिंदी भाषा का पुनरुद्धार किया, और साथ ही साथ उन्होंने अनेक कार्य किए, नाटक के क्षेत्र में, कविता के क्षेत्र में, गद्य के क्षेत्र में। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है कि निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं कै सूल। माने मिटे नहीं कै सूल, बिना मातृभाषा के ज्ञान के हमारे हृदय की पीड़ा कभी दूर नहीं हो सकती। अब वो पीड़ा चाहे सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो, कोई पीड़ा। तो एक बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य में भाषा की लड़ाई महात्मा गांधी जी से पूर्व भी लड़ी जा रही थी, और उसकी एक व्यापक परंपरा है। माने दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, श्रीमती एनी बेसेंट, ये एक समृद्ध परंपरा है जो सामाजिक लड़ाई, सामाजिक पुनरुद्धार के साथ साथ भाषा की भी लड़ाई लड़ रहे थे। और उसी लड़ाई की अंतिम कड़ी के रूप में हम महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। तो महात्मा गांधी की जो सोच है मातृभाषा के संबंध में, राष्ट्रभाषा के संबंध में, हिंदी भाषा के संबंध में, वही सोच है जो परंपरा से चली आ रही थी। और उन्होंने विधिवत बिना किसी समझौता के काफी, अब उनके समय के उनके तमाम लोग विरोधी थे, उनकी बातों को काटते थे, नहीं मानते थे, लेकिन गांधी जी अडिग थे। गांधी जी ने कहा कि हम बिना परीक्षा के, बिना प्रयोग के हम किसी की भी बात को ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे वो विश्व का महानतम कोई विचारक क्यों न हो, शासक क्यों न हो। और ऐसी बात नहीं है गांधी जी माने पाश्चात्य से बिल्कुल उन्होंने आंख मूंद लिया। टॉलस्टॉय भी उनके आदर्श थे, रस्किन उनके आदर्श थे, प्लेटो अरस्तु को उन्होंने अच्छी तरह पढ़ा था, और प्लेटो के विचारों पर उन पर काफी प्रभाव है, अरस्तु विचारों पर। तो गांधी जी में एक समन्वय की दृष्टि थी, वो सामंजस्य चाहते थे कि वास्तव में हमें जो है संघर्ष जो है वो पाश्चात्य संस्कृति और भारतीय संस्कृति के बीच उतना नहीं था जितना कि दोनों के समन्वय की आवश्यकता महत्वपूर्ण थी। हम पूरी तरह से पाश्चात्य कल्चर, पाश्चात्य संस्कृति यानी वैश्विक व्यवस्था से आंख मूंद कर भी नहीं रह सकते। और आज स्थिति यही है। आज हमारी जो शिक्षा नीति बनी है उसमें आप देखें, उसमें आप खोजें कि मातृभाषा या भारतीय भाषाओं को महत्व तो दिया ही गया है, साथ ही साथ वैश्विक स्तर को भी ध्यान रखा गया है। क्योंकि आज हम संसार से आंखें नहीं मूंद सकते। आज एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसका संकेत महात्मा गांधी ने स्वयं किया था। और उनके, अब चूंकि ये विषय इतना व्यापक है कि इसके एक एक पक्ष को लेकर के बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ मैं इतना ही
निवेदन करना चाहूँगा कि भाषा के संबंध में, विशेषकर राष्ट्रभाषा के संबंध में, हिंदी भाषा के संबंध में गांधी जी की स्पष्ट मान्यता थी कि, और दो वर्गों में जो आपस में संघर्ष था, एक संस्कृत निष्ठ हिंदी, एक अरबी फारसी शब्दों से युक्त हिंदी, इसको बाद में उर्दू कहा गया, रेख्ता कहा गया। तो ये दोनों में आपस में इतना संघर्ष था कि राष्ट्रभाषा के प्रश्न पर अपने परिवार में ही मतभेद थे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ को छोड़ दें, बांग्ला को छोड़ दें, अपने हिंदी परिवार में ही मतभेद था, जबकि उर्दू को शुरू में भाषा माना ही नहीं जाता था, उसको एक हिंदी की शैली ही मानी जाती थी। लेकिन गांधी जी के सामने समस्या आई कि राजभाषा, मान राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा जो संस्कृत निष्ठ हिंदी वो राजभाषा हो, जिसका प्रयोग हिंदी साहित्य के छायावाद तक होता रहा, या प्रेमचंद की जो भाषा है, मुंशी प्रेमचंद ने जिस भाषा का प्रयोग किया, जिसको हम हिंदुस्तानी कहते हैं, उस भाषा को राजभाषा बनाया जाए। तो गांधी जी के सामने ये भी समस्या आई थी और उन्होंने हिंदुस्तानी की वकालत की थी और कहा नहीं, माने हिंदुस्तानी ही देश की राजभाषा बनेगी। हिंदी खड़ी बोली, जिसमें अरबी फारसी के शब्द होंगे, अंग्रेजी के भी शब्द होंगे, विश्व की अन्य भाषाओं के शब्द। हिंदी भाषा में अगर हम देखें तो विश्व भर की सारी भाषाओं के शब्द हैं। अब उन शब्दों को हम चाह कर भी निकाल नहीं सकते। अगर हम चाहें कि हम रेलवे स्टेशन की हिंदी को हिंदी में कहें तो नहीं कह सकते, क्योंकि हिंदी है ही नहीं है। कफन शब्द है, उसके लिए हिंदी कोई शब्द नहीं है। बहुत सारे शब्द हैं जो न चाहते हुए भी हमको स्वीकार करना पड़ता है। भाषा विज्ञान में एक सिद्धांत है, अनुकूलन का सिद्धांत। अगर किसी दूसरी भाषा का कोई शब्द हमारी भाषा, हमारी आवश्यकता के अनुकूल अगर व्यवहृत हो रहा है, प्रयुक्त हो रहा है, तो उसे हम अनुकूलन के सिद्धांत के अंतर्गत अपनी भाषा का मान लेंगे। तो स्टेशन हिंदी का ही शब्द है। ये लोगों को भ्रम है कि इसे अंग्रेजी का शब्द है। अब आप इन शब्दों को निकाल कर हिंदी की शुद्धता की मांग कहाँ तक कर सकते हैं? माने कोई भी भाषा, कोई भाषा अपनी रक्त शुद्धता की गारंटी नहीं दे सकती। अंग्रेजी भाषा में कितने रोमन के शब्द हैं, कितने फ्रेंच के शब्द हैं, ये कोई बता सकता है? तो इसलिए हिंदुस्तानी शब्द का उन्होंने प्रयोग किया था। हिंदुस्तानी का मतलब होता है जिसमें अरबी फारसी के भी शब्द हों, संस्कृत के भी शब्द हों, दूसरी भाषाओं के शब्द हों, जिन शब्दों का हम आज प्रयोग कर रहे हैं। अब आज कंप्यूटर का समय है, तमाम आज सारे शब्द हैं अंग्रेजी के। अब उन शब्दों को हम हटाना चाहें कि हम CPU को हिंदी में क्या कहेंगे, और वेबसाइट को क्या हिंदी में कहेंगे, www, तो ये बड़ा उलझन वाली बात है। इसीलिए गांधी जी का एक बड़ा ही समन्वित दृष्टिकोण था, सामंजस्यपूर्ण उनके विचार थे कि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए, आवश्यकताओं को देखते हुए, जो हमारे सामने हिंदी का स्वरूप है हिंदुस्तानी के रूप में, वही हमारी मातृभाषा है, वही हमारी राष्ट्रभाषा है। वही जिस प्रकार मातृभाषा जो है वो हम माँ से सीखते हैं, उसी प्रकार भारत माँ की भाषा क्या होगी? भारत तो सबसे बड़ी माँ है, उसकी भाषा ये हिंदुस्तानी हो सकती है। यही गांधी जी का अंतिम मंतव्य था। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने हमारी बातों को सुना, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामेश्वर पांडे जी। डॉक्टर रामेश्वर पांडे भाषा विज्ञानी हैं और हमारे महाविद्यालय की एक निधि है। इनके भाषा विज्ञान पर मध्य प्रदेश शासन इनकी किताब को पुरस्कृत कर चुका है। 21,000 रुपए, 51,000 रुपए, 51,000 रुपए इनको मध्य प्रदेश शासन साहित्य अकेडमी ने इनको दिया है। कई किताबें इन्होंने लिखा है और उन्होंने मेरे अनुरोध को आज स्वीकार किया। स्वीकार करते भी क्यों नहीं, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये महाविद्यालय का काम है और गांधी जी और भाषा पे बोलना है, तो फिर हम भाषा विज्ञानी होने के नाते अगर हम अपनी बात नहीं रखने का मौका मिलेगा तो फिर क्या हो। अब मैं हमारे बीच राजनीति विज्ञान के प्राध्यापक डॉक्टर SP शुक्ला जी हैं, मैं उनको सादर आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात कहें।
इस अकादमिक विमर्श में उपस्थित सभी विद्वज्जन, महेश सर, आप सबको सादर अभिवादन। आज जैसा कि पूर्व में सभी वक्ताओं ने कहा कि आज का एक विशिष्ट दिन है और गांधी जी के जन्म के साथ साथ आज का जो दिन है ये लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के रूप में भी याद किया जाता है। हम उन दोनों महामनाओं को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और एक अच्छा संयोग ये है कि डॉक्टर महेश शुक्ल का भी जन्मदिन आज ही है। उनको जन्मदिन की कोटि से बधाई। आज का ये विमर्श जो है, महेश जी ने कल शाम को पूरी योजना उन्होंने बनाया और आज ये विमर्श चल रहा है और बहुत सारे लोग इस विमर्श में सम्मिलित हैं। अपनी अपनी बात कहने का सबको अवसर मिलेगा। विमर्श का विषय जो रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, मातृभाषा और महात्मा गांधी। विषय बहुत विशद है कि महात्मा गांधी का दृष्टिकोण मातृभाषा के संबंध में क्या था और उसका अनुकरण हम किस तरह से कर रहे हैं। हमारी संस्कृति और हमारी जो सभ्यता है उसमें उन पुरानी बातों का किस तरह से समावेशन है, इसके संदर्भ में चर्चा करनी है। अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जारी हुई है, इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमको याद दिलाती हैं महात्मा गांधी की और उनके शिक्षा के संबंध में चिंतन की और मातृभाषा के प्रति उनके अगाध प्रेम की। शिक्षा, सामान्यतः शिक्षा जो होती है उसमें 3 विशिष्टताएं होनी चाहिए। ये बात गांधी जी भी कहते थे और ये बात जो है पूर्व के जितने भी शिक्षाविद थे, शिक्षा विज्ञानी थे, वो बात भी इसका समर्थन करते थे। और आज 21वीं सदी में जो हमारे पास एक मसौदा है उच्च शिक्षा का, शिक्षा का जो मसौदा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी इन बातों को कहा गया है। और वो 3 बातें थी, इक्विटी, इंक्लूजन और एक्सेस। समता, समावेशन और पहुंच, ये तीनों बातें, इन तीनों बातों पर महात्मा गांधी ने बहुत विशदता से, बहुत विराटता के साथ उन्होंने चर्चा की है। और यही बातें आज जब हम ये नई शिक्षा नीति का मसौदा देखते हैं तो ये पाते हैं कि इसमें बहुत सारे ऐसे हिस्से हैं जिसमें उन्होंने, जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस की बात की गई है इस उच्च शिक्षा नीति में, कि एक्सेस, पहुंच को हम यूनिवर्सलाइज करेंगे, यानी सार्वभौमिक करेंगे। समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति तक शिक्षा को पहुंचाने की कोशिश हमारी होगी। ये जो है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एक्सेस है, शिक्षा का पहुंच का सार्वभौमिकीकरण। गांधी जी का जो चिंतन था वो इस तरह का चिंतन था कि हम समावेशी, एक सर्व समावेशी व्यवस्था कैसे बना सकते हैं। हमारी जो संस्कृति थी उस संस्कृति में समावेशन की बात किस तरह से थी। जैसे हम सभी लोग जानते हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। तो शिक्षा सर्व समावेशी होनी चाहिए, इसमें वसुधैव कुटुंबकम की बात होनी चाहिए, हर व्यक्ति के साथ ही जुड़ी होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और ये व्यक्ति निर्माण से शुरू होकर समाज निर्माण तक पहुंचती है। इसकी अनंत यात्रा समाज निर्माण तक जाके पूरी होती है और इसके साथ ही साथ जो समाज का अंतिम व्यक्ति है वहां तक शिक्षा को पहुंचाना समाज का दायित्व होता है। दूसरी चीज है इक्विटी, समता मूलक समाज की स्थापना। इक्विटी का सीधा सा अर्थ है कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक, समाज का प्रत्येक वर्ग शिक्षा को प्राप्त करे बिना किसी भेदभाव के, चाहे वो सामाजिक स्तर का भेदभाव हो, चाहे लैंगिक भेदभाव हो, प्रत्येक व्यक्ति को समरूप शिक्षा की व्यवस्था दी जाए। ये गांधी जी का मत था। और जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पढ़ते हैं तो इसमें भी इस तरह के इक्विटी की बात की गई है। खासतौर पे जेंडर, जो लैंगिक शिक्षा के विषय में बहुत सारी चर्चाएं इस शिक्षा नीति में की गई है और गांधी जी ने भी अपने चिंतन में इस शिक्षा की बात विस्तार से की है। गांधी जी, दूसरी बात है समावेशन की, कैसे हम लोगों को समाविष्ट करें। हम जब अपनी पुरानी शिक्षा की बात करते हैं, जो हमारी जो प्राचीन काल में जो वैदिक शिक्षा पद्धति थी उसमें जो बात कही जाती थी, हम लोग जब पढ़ते थे तो एक प्रेयर, अब पुस्तकों में जो टेक्स्ट बुक्स होती थी उसमें एक प्रेयर आता था, उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होती थी जो हमें सर्वसमावेशी व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ाती थी। जैसे संगच्छध्वम संवदध्वम समूह बनांसी जानता, साथ साथ चलें। तो ये जो सर्व समावेशन है, ये एक दूसरे के साथ समन्वय को स्थापित करने की बात है, ये हमारी शिक्षा पद्धति में रही है। और इसी बात को नई शिक्षा नीति में भी अगर हम विस्तार से पढ़ें तो हमको दिखाई पड़ता है कि इस शिक्षा नीति में भी इस तरह की समन्वयवाद को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। इसके साथ ही
जब आगे हम बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी जो नीति थी, जो हमारी परंपरा थी, मधुमन में निष्क्रमणम मधुमन में परायणम, कि ये तमाम ऐसी संकल्पनाएं थी जो हमारे संस्कृति में, हमारे साहित्य में इस तरह की थी। और गांधी जी चाहते थे कि हमारा जो साहित्य है, हमारी जो संस्कृति है, ये अक्षुण्ण रहे, इस पे किसी प्रकार का प्रभाव, नकारात्मक प्रभाव न पड़ने पाए। और इस चीज को भी उन्होंने अपने शिक्षा के संदर्भ में, शिक्षा के दर्शन में उन्होंने सम्मिलित किया। उद्देश्य साफ था। उद्देश्य साफ ये था कि हम अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता से न कटें। जब हम अपनी भाषा से कट जाते हैं, हम अपनी संस्कृति से कट जाते हैं, तो हमारी संस्कृति जो है वो एक एलिनेशन की स्थिति में चली जाती है, अलगाव की स्थिति में चली जाती है, और फिर हमारा जुड़ाव उससे नहीं रह पाता है। तो यही एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसका गांधी जी ने उल्लेख अपने दर्शन में किया। कुछ दिन पहले हम लोगों ने किताब पढ़ी, तो उस किताब में महात्मा गांधी पोस्ट मॉडर्निज्म, वाज गांधी पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, क्या गांधी एक उत्तर आधुनिकतावादी विचारक थे, इस पर एक विमर्श हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि वो उत्तर आधुनिकतावादी विचारक थे, और कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर आधुनिकता से गांधी जी का कुछ लेना देना नहीं था। लेकिन अगर हम सही अर्थों में देखें तो गांधी जी ने वो जो पुराने विरुद्ध थे, जो पाश्चात्य संस्कृति, पाश्चात्य सभ्यता के द्वारा स्थापित किए थे, उन सभी पुराने विरोधों का खंडन किया और पाश्चात्य शिक्षा का उन्होंने विरोध किया। लेकिन एक विशेष बात जो है, उन्होंने पाश्चात्य शिक्षा को नकारा नहीं, विरोध तो किया, लेकिन उसके समापन की बात नहीं की। अंग्रेजी का विरोध किया, लेकिन अंग्रेजी के समापन की बात नहीं की। उन्होंने कहा कि जब हम अंग्रेजी के प्रति या पाश्चात्य संस्कृति का जब हम अंधानुकरण करते हैं तो हमारी संस्कृति विलुप्त हो जाती है। और यही स्थिति हमारी भाषा की है। हमारी भाषा एम्पावरमेंट के कगार पे है, विपन्नता के कगार पे है। हमारी भाषा एक तरह से लुप्त होती जा रही है। अभी इस उच्च शिक्षा नीति को जिन लोगों ने पढ़ा, जो शिक्षा नीति आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को जिन लोगों ने पढ़ा होगा, उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा है कि 222 भाषाएं लुप्त होने के कगार पे हैं। और यूनेस्को 200 भाषाएं लुप्त होने के कगार पे हैं। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि 197 ऐसी लैंग्वेजेस हैं, लगभग वो लुप्त हो चुकी हैं, कुछ ही भाषाएं बची हुई। यहाँ तक कि भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, उन 22 भाषाओं में भी अध्ययन अध्यापन नहीं हो रहा है, और उन 22 भाषाओं में भी आपसी विमर्श नहीं हो रहा है, या वो शिक्षा का माध्यम नहीं बन पा रही हैं। ना तो बहुत अच्छी पुस्तकें उन भाषाओं में हैं, ना उन भाषाओं में अध्ययन करने वाले लोग हैं। तो एक ये बड़ी महत्वपूर्ण बात इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिखाई पड़ती है। इन्होंने उन भाषाओं इस नीति में उन भाषाओं को पुनर्जीवित कहे जाने की बात की गई है कि उनको पुनर्जीवित किया जाए, और कम से कम 22 भाषाएं जो हैं, उन भाषाओं में लोगों को, विद्यार्थियों का अध्यापन हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। और क्षेत्रीय आधार पर, रीजनल लेवल पे यूनिवर्सिटीज बनाई जाए जो क्षेत्रीय भाषा में अध्ययन अध्यापन करें। अगर हम सभी विशेषज्ञों को जो हमारे साथ में यहाँ पे जुड़े, उनको अगर ध्यान हो, तो गांधी जी ने भी इस बात को कहा था कि गुजराती जो है वो ऐसी यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है जो गुजराती भाषा में हो। मराठी जो है महाराष्ट्रीयन भाषा को समर्थन देता है, उस भाषा में यूनिवर्सिटी बनाना चाहता है। तो वो कहते हैं कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति वास्तव में आनी चाहिए, और इससे हमारी भाषा और संस्कृति को समृद्ध बनाने में सहयोग मिलता है। तो ये बातें विशेष तौर पे गांधी जी ने कहा कि हमारी भाषा और संस्कृति की उन्नति की अगर हमें अपेक्षा करना है, तो हमारा जो संवाद हो, हमारी जो शिक्षा हो, हमारी क्षेत्रीय भाषा में, लोकल भाषा में हो। तो ये गांधी जी का उन्होंने कहा था, जो 7वीं तक की शिक्षा हो वो स्थानीय भाषा में वो शिक्षा होनी चाहिए। खास तौर पे वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि ह्यूमन माइंड जो है वो रिएक्ट करता है अपनी सराउंडिंग से। जो हमारा परिवेश है, सबसे पहले मानवीय मस्तिष्क उस परिवेश से रिएक्ट करता है, प्रतिक्रिया करता है। और इसलिए जो शिक्षा होनी चाहिए 7 वर्ष तक की, जो शैशव काल की शिक्षा होनी चाहिए, वो सराउंडिंग्स के बीच में ही शिक्षा होनी चाहिए। और इसीलिए उन्होंने इस बात को भी स्पष्ट किया है कि नो स्कूल कैन बी बेटर देन अ फैमिली। एक अच्छे परिवार से बेहतर कोई स्कूल नहीं हो सकता, कोई विद्यालय नहीं हो सकता। तो शिक्षा का प्रारंभ उसी परिवेश से प्रारंभ होना चाहिए, और उसी स्थानीयता के संदर्भ में शिक्षा का प्रारंभ होना चाहिए, और उसके बाद फिर मानव निर्माण की प्रक्रिया वहां से शुरू होनी चाहिए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात गांधी जी ने अपने चिंतन में, अपने दर्शन में कही। वो अपने अनुभव में, क्योंकि अभी हम सभी जानते हैं कि गांधी ने जो कुछ किया, पहले उसको अनुभूत किया, और अनुभूत करने के पश्चात फिर उसको प्रयोग में लाया। गांधी जी ने स्वतः इस बात को स्वीकार किया है। यंग इंडिया के एक लेख में लिखते हैं कि जब उन्होंने 12 साल की उम्र तक उन्होंने अपनी गुजराती में शिक्षा प्राप्त की,
और उनको सबसे बड़ी परेशानी ये होती थी कि जब वो अंग्रेजी के कठिन शब्दों को याद करने की कोशिश करते थे, क्योंकि हम किसी दूसरी भाषा को जब पढ़ते हैं या उसको आत्मसात करने का प्रयास करते हैं तो उसमें हमें बहुत ज्यादा परिश्रम करना पड़ता है। हम उसके बहुत ज्यादा सुपरिचित नहीं होते हैं, और सुपरिचित ना होने के नाते ये नुकसान हमारा होता है कि हम उस भाषा को अंगीकृत नहीं कर पाते और हमारी भाषा भी पिछड़ती चली जाती है। तो ये एक महत्वपूर्ण तर्क गांधी जी का था कि हम ठीक है, हम अंग्रेजी में ज्ञान प्राप्त करें, अंग्रेजी भाषा एक व्यावसायिक भाषा, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, इस आधार पर हम अंग्रेजी भाषा को स्वीकार करें, उसकी स्वीकार्यता हमारे पास हो, लेकिन हम अपनी भाषा के मूल्य पर किसी अन्य भाषा को स्वीकार करें, ये एक जो है मुश्किल काम गांधी जी के लिए था। और गांधी जी कहते हैं उनकी जो मातृभाषा के प्रति उनका जो अगाध प्रेम था, उन्होंने कहा कि ये जो तकनीकी शब्दावलियां हैं, इन तकनीकी शब्दावलियों को समझने में और उनको कंठाग्र करने में गांधी जी को बड़ी असुविधा होती थी। वो कहते थे ये असुविधा दूसरी भाषाओं को जब हम पढ़ेंगे तो इस तरह की असुविधा हमारे सामने आएगी। तो कुल मिला के कहने का अर्थ है कि अगर हमें इंक्लूजन की आवश्यकता है, हम सबको समाविष्ट करना चाहते हैं इस व्यवस्था में, तो हमें अपनी क्षेत्रीय भाषा को प्राथमिकता देनी पड़ेगी, क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देना पड़ेगा, और क्षेत्रीय भाषा में ही लर्निंग की स्थिति को, खासतौर पे हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसकी सबसे बड़ी जो कमी, सबसे बड़ी जो समस्या हमारी शिक्षा पद्धति में थी, ये शिक्षा पद्धति रटंत ज्ञान पे आधारित थी। इसमें लर्निंग को विशेष महत्व नहीं दिया गया। गांधी जी का जो चिंतन, वो कहते हैं कि लर्निंग का पार्ट बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि सीखने का, अधिगम का पार्ट महत्वपूर्ण होना चाहिए। हम जो चीज सीखते हैं, और इसीलिए उन्होंने इस बात को भी फोकस किया कि अध्यवसायिता, एजुकेशन ऑफ माइंड, एजुकेशन ऑफ हैंड, एजुकेशन ऑफ हार्ट। उन्होंने हैंड, हार्ट और माइंड, तीन तरह की शिक्षा की बात की। हैंड का एजुकेशन का मतलब है कि व्यक्ति को कौशल युक्त बनाया जाए, वो आत्मनिर्भर बने, वो जो शिक्षा को प्राप्त करे तो उस शिक्षा के व्यय को भी वो किसी प्रकार से निकाल सके, और इसलिए उन्होंने कौशल की शिक्षा की बात कहना प्रारंभ किया। तो प्रारंभिक स्तर पर जो यंग माइंड है, जो नया, क्योंकि जो युवा मस्तिष्क होता है, जो बाल शैशव काल का जो मस्तिष्क होता है, बहुत तेजी से सीखता है। ये एक सामान्य से सार्वभौमिक सत्य है कि 7-8 साल के जो बच्चे होते हैं उनकी रचनात्मकता बहुत ज्यादा होती है, और ऐसी स्थिति में सीखने की जो प्रवृत्ति होती है उनमें ज्यादा होती है। तो हम उनको सिखाने का प्रयत्न करें, उनको पढ़ाने का प्रयत्न करें। इसलिए उनका ये कहना था कि संवेदनात्मक, कॉग्निटिव इंटेलिजेंस, यानी ज्ञानात्मक जो बात उनके अंदर विकसित होनी चाहिए, इस बात को गांधी जी ने विशेष तौर पे आगे बढ़ाने की बात की। और उन्होंने कहा कि शिक्षा में इन चीजों का समावेश होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और जो गांधी जी ने कहा था कि ये जो एक्सेसिबिलिटी है, सार्वभौमिक पहुंच जो होनी चाहिए कि हर व्यक्ति शिक्षित हो, क्योंकि तत्काल उस समय, जिस समय भारत आजाद हुआ या आजादी के पूर्व, लगभग हमें लगता है 20% से ज्यादा साक्षरता नहीं थी। 80% लोग ऐसे थे जो कृषि पर आधारित थे, 10% उद्योगों से जुड़े हुए थे। कृषि पर आधारित जो व्यक्ति था वो शिक्षित नहीं था, उसको अपना जो है अपना विकास करना था, और इसलिए कौशल की जो शिक्षा थी वो बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा थी। उनको कौशल की तकनीक उनको सिखाई जानी चाहिए थी। तो यही चीज अभी जो हमारी जो शिक्षा प्रणाली है, जो अभी नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है, जो आने वाले समय में इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, इसमें बहुत बेहतर तरीके से ये स्पष्ट किया गया है कि लोकलाइज्ड, वोकल फॉर लोकल, कि लोकल जो लैंग्वेजेस हैं उनको बढ़ावा दिया जाए। वो लैंग्वेजेस जो एक्सटिंक्ट की कगार पे हैं, जो पूरी तरह से विलुप्त होने की स्थिति में है, उन भाषाओं को पुनर्जीवित किया जाए, ट्रांसलेटर्स की व्यवस्था की जाए, जो दूसरी भाषाओं में जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उन पुस्तकों का अनुवाद किया जाए। अभी हाल ही में एक विद्यार्थी से चर्चा हुई, और वो विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। तो हमने उससे पूछा कि भाई ये हिंदी मीडियम के बच्चों को क्या समस्या आ जाती है, हिंदी मीडियम के लड़कों का सिलेक्शन बहुत कम होता है। उसने सीधे एक बात कहा कि हिंदी मीडियम में उच्च स्तरीय अनुवादित पुस्तकें नहीं। तो अगर ये व्यवस्था की जाए कि उच्च स्तरीय अनुवादित पुस्तकें, क्षेत्रीय भाषाओं की जो अनुवादित पुस्तकें, वो पुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं, तो निश्चित ही आप समझिए कि आप जो है शिक्षा का जो सही अर्थ है, उस शिक्षा के सही अर्थ को प्राप्त करने में सफल होंगे। और दूसरी बात क्या है कि आपकी भाषा और संस्कृति का भी विकास होगा। अध्ययन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे ही, भाषा और संस्कृति में भी आप विकसित होंगे। और जो संस्कृति, जिस संस्कृति से आप धीरे धीरे कटते चले जा रहे हैं, जिस भाषा से आप कटते चले जा रहे हैं,
उस भाषा से फिर से आपका जुड़ा होगा, उस संस्कृति से फिर से आपका जुड़ा होगा, और वो एक समृद्ध संस्कृति और एक समृद्ध भाषा होगी। तो विशेष रूप से जो क्षेत्रीय विद्यालयों की स्थापना की बात है, जो क्षेत्रीय विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात है, जहां पर स्थानीय भाषा में अध्यापन की बात है, ये बहुत ही बड़ा परिवर्तन, एक क्रांतिकारी परिवर्तन होगा यदि इस उच्च शिक्षा नीति के मसौदे को जिस तरह से प्रावधान इसमें दिए गए हैं उसको उसी प्रकार से लागू किया गया। तो निश्चित है कि जो क्षेत्रीय भाषाएं लुप्त हो रही हैं, उन क्षेत्रीय भाषाओं में फिर से उन क्षेत्रीय भाषाओं के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी, मातृभाषा के प्रति उनकी रुचि बढ़ेगी, क्योंकि मातृभाषा के प्रति गांधी के अंदर एक अगाध श्रद्धा थी। और जैसा कि अभी डॉक्टर रामेश्वर पांडे ने कहा कि मातृभाषा से व्यक्ति को उसी प्रकार से चिपकना चाहिए जिस तरह से बच्चा अपनी माँ की छाती से चिपकता है। तो हम मातृभाषा को छोड़ के अगर एक काल्पनिक विकास का विचार करते हैं तो निश्चित रूप से वो विचार साकार नहीं हो सकता है। और इसलिए हमको अपनी जड़ों से जुड़े रहना है, और जड़ों से जुड़े रहने में हमें अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ाना होगा, मातृभाषा का विकास करना होगा, और मातृभाषा में ही जो शिक्षण और अधिगम की व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी। और हमें ये पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में इस तरह के विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। राष्ट्रीय जो भाषा आयोग है वो उच्च स्तरीय योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को अनुवादक के रूप में इसमें चयन किए जाने की बात है, और दूसरी भाषाओं की पुस्तकें स्थानीय भाषाओं में आएंगी और उनमें शिक्षा और दीक्षा की व्यवस्था होगी। और इस तरह से भारतीय जो संस्कृति है, जो संस्कृति थोड़ा सा लुप्त प्राय हो रही है, जो भाषाएं लुप्त प्राय हो रही हैं, जैसा कि हमने आपको बताया कि यूनेस्को की रिपोर्ट है कि 197 लैंग्वेजेस हिंदुस्तान की, भारत की 197 भाषाएं लगभग लुप्त हो चुकी हैं, और उनके मतलब उन भाषाओं में किसी प्रकार का विचार विमर्श नहीं होता है। तो ये हम सभी अकादमिक जगत के लोगों का भी ये दायित्व है कि हम अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को पुनर्जीवित करें और स्थानीय भाषा में अनुवाद करें। सामान्यतः क्या होता है, हम एक गर्व का विषय अपने आप को महसूस करना शुरू कर देते हैं अगर हम 4 लाइन या 10 लाइन अंग्रेजी में लिख देते हैं या अंग्रेजी में बोलना शुरू कर देते हैं, या हमारे सामने कोई अंग्रेजी में बोलना शुरू करता है तो हमको एक हीनता की ग्रंथि से हम ग्रसित हो जाते हैं। हम अपनी भाषा को उस स्तर तक पहुंचाने का प्रयास नहीं करते। अगर हम अपनी भाषा को, हमारी भाषा में जो लावण्य है, हमारी भाषा में जो आकर्षण है, हम उस भाषा के लावण्य को, हम अपनी उस भाषा के आकर्षण को उभारना प्रारंभ करें तो हमारी भाषा भी अंग्रेजी भाषा से कमतर नहीं होगी। क्योंकि ये निश्चित है कि जितना सुगम और जितना सुबोध हमारी खुद की भाषा है, हमारी मातृभाषा है, उतना सुगम, उतना सुबोध कोई भी भाषा नहीं हो सकती, चाहे जितना ही आप उसमें निष्णात हो जाएं, अंग्रेजी के चाहे जितने बड़े विद्वान बन जाएं, लेकिन जितना सुगम और जितना अच्छे तरीके से आप अपनी भाषा में संवाद कर सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से आप अपनी भाषा को समझ सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से आप अपनी भाषा के साथ समन्वय स्थापित कर सकते हैं, उतने अच्छे तरीके से किसी भी अन्य भाषा के साथ आप समन्वय स्थापित नहीं कर सकते। तो आज का जो विमर्श था, उस विमर्श की जो मूल बात है कि स्थानीय भाषा, मातृभाषा का विकास कैसे हो, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें स्थानीय भाषा के विकास के लिए क्या प्रावधान है, इन प्रावधानों को विस्तृत तौर पर पढ़े जाने की आवश्यकता है। और इसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है, स्थानीय स्तर पर स्थानीय भाषाओं के विकास का जो उद्देश्य है, उसका सीधा सा उद्देश्य है व्यक्ति के अंदर जो छिपी हुई प्रतिभाएं हैं, उन छिपी हुई प्रतिभाओं को बाहर निकालना और उन छिपी हुई प्रतिभाओं को विकसित करना। और ये तभी संभव हो सकता है जब स्थानीय परिवेश में, स्थानीयता के संदर्भ में उनको शिक्षा प्रदान किया जाए। नैक जैसी संस्थाएं भी स्थानीयता के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रमों के आवश्यकता पर बल दे रही। तो ये उच्च शिक्षा नीति जो है, इसमें भी स्थानीयता के परिप्रेक्ष्य में पाठ्यक्रमों पर बल दिया जा रहा है, और आने वाले समय में निश्चित रूप से स्थानीय संस्कृति और स्थानीय भाषा को बल मिलेगा। मुझे लगता है कि इससे ज्यादा कुछ और कहने को नहीं है। हमारे बीच में कुछ और वक्ता है, वो भी अपनी बात कहेंगे और हमें सुनने का अवसर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद महेश सर को, उन्होंने अल्प समय में ये इस बात पर अपनी बात रखने का मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और डॉक्टर रामेश्वर पांडे को सादर अभिवादन। डॉक्टर रामेश्वर पांडे को हम सुबह से जब से महेश जी ने बताया तब से मैं उनको देखने के लिए लालायित था कि वो मंच पे आए और उनकी बात सुनी जाए। धन्यवाद आपको महेश सर। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर एस पी शुक्ला जी। डॉक्टर एस पी शुक्ला जी ने बहुत ही सूक्ष्म विवेचन किया गांधी जी के दृष्टिकोण को लेकर के, और नई शिक्षा नीति में जो व्यवस्थाएं की गई हैं, उन्होंने बताया कि निश्चित है कि ये जो नई शिक्षा नीति है
अगर हमें गांधी जी के सपनों को साकार करना है, एक समावेशी व्यवस्था को लागू करना है, तो हमें अपनी मातृभाषा पर जोर देना होगा और मातृभाषा पर ही बातें करनी होगी, क्योंकि मातृभाषा में जो मिठास होती है, जो अपनत्व होता है, जो जोड़ना होता है, वो किसी दूसरी भाषा में नहीं होता है। और हमें उन्होंने ये इस बात पे कहा कि हमें जड़ों से नहीं कटना चाहिए, और जड़ों की ओर न कटने का उनका जो इशारा था वो अपनी भारतीय भाषा पे था, अपनी संस्कृत पे था, अपने समाज पे था। अपनी संस्कृत को अगर हमें समझना है तो निश्चित है कि हमें अपनी भाषा को जिंदा रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर एस पी शुक्ला जी। इस कड़ी में मैं हमारे बीच में डॉक्टर सोनीता जी भी हैं, डॉक्टर साधना जी भी हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ अगर बातें अपना वो रखना चाहती हैं तो वो भी अपनी बातें रख दें। डॉक्टर सोनीता जी। जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो मेरी आवाज आ रही है सर आप लोगों को? जी 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 आ रही। मेरी आवाज आ रही है? आ रही मैम। बोलूं सर? हेलो, हाँ शुक्ला सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है, आप बोलिए बोलिए। आवाज? जी जी सर। सर धन्यवाद सर, आपने मौका दिया। और जो हमारे अभी तक के विचारकों ने अपने विचार रखे और सुनकर बहुत अच्छा लगा कि आज का जो विषय है भाषा पर विचार विमर्श का महात्मा गांधी जी के संदर्भ में, मुझे ऐसा लगता है कि भाषा, सबसे पहले तो मैं दोनों महापुरुषों को नमन करना चाहूंगी जिनकी जयंती है, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी की। भाषा पे मेरा विचार ये है कि ये एक अभिव्यक्ति का माध्यम है और उस भाषा को शिक्षा का एक आधार मान सकते हैं, लेकिन भाषाएं आती हैं वो बहुत ज्ञानी है, मैं नहीं समझती, क्योंकि ज्ञान का आधार वास्तव में शिक्षा के द्वारा जो आपने प्राप्त किया उसको अभिव्यक्त करने का माध्यम है भाषा। आज हमारे बीच ये भ्रांति फैली हुई है कि जिसको अंग्रेजी आती है, विदेशी भाषाएं आती हैं, वो ज्यादा शिक्षित होता है, जिसको हमारे हिंदी भाषा का ही ज्ञान है या जो बहुत अच्छी अपनी बात हिंदी में कह सकता है वो ज्ञानी नहीं है। तो ये एक भ्रांति है जिसको हम सबको मिलकर दूर करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर ये बात लोगों के मन में बैठ गई तो आगे आने वाले समयों में निश्चित तौर पे हिंदी भाषा को वो प्राथमिकता, वो महत्व नहीं मिल पाएगा, क्योंकि विचारों को अपनी उन्हीं भाषाओं में ही व्यक्त करना उचित है जो सहज हो, सरल हो, सुगम्य हो, ग्राह्य हो। और हिंदी भाषा हमारी मातृभाषा है, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने बड़ी अच्छी बात कही इस बारे में। लेकिन ये भी कहना चाहूंगी कि वर्तमान परिदृश्य में जब हम वैश्वीकरण के इस युग में देखते हैं तो विश्व में अंग्रेजी भाषा एक ऐसी भाषा है जिसको लोगों को मालूम होना चाहिए, तो एक सामंजस्य स्थापित हो ये जरूरी है। अंग्रेजी विरोधी तो नहीं है, लेकिन अंग्रेजी ही सर्वे सर्वा है ये वाली बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी मातृभाषा में उच्च कोटि का साहित्य है, उच्च कोटि की जो रचनाएं हैं, ग्रंथ हैं, उसे हमें अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है कि हम अपनी मातृभाषा को ही बहुत अधिक उसका विकास और वृद्धि के लिए अपने प्रयासरत रहें। इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहूंगी। एक छोटा सा उदाहरण है कि बहुत जो आकर्षण और अपनापन अपनी भाषा में, अपने क्षेत्र में होता है, जब हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, किसी दूसरे क्षेत्र में जाते हैं और कहीं हमें अपने क्षेत्रीय भाषा बोलने वाला कोई व्यक्ति मिल जाता है तो अपरिचित ही सहित हम एक बार उससे जरूर पूछते हैं क्या आप वहाँ के हैं, और वहाँ के होने के कारण हम उनसे फिर कुछ बातचीत करना चाहते हैं और एक अपनापन सा लगने लगता है, चलिए दूर में भी रह के हमारे क्षेत्रीय भाषा को बोलने वाले लोग हैं। तो ये जो अपनापन है ये आपस में जोड़ता है। देखिए, जब हम दूसरे जगह में थोड़ी देर के लिए दूसरा अपनापन महसूस करते हैं तो निश्चित तौर पे जब हम एक मातृभाषा को इस आधार पे अपनाएं कि भाई ये हमारे संस्कृति की वाहक है, हमारे विचारों को समझने के लिए, अपनी बात को कहने के लिए, तो ये बात सबके लिए जरूरी है कि इसका प्रचार प्रसार किया जाए। अंग्रेजी भाषा की अहमियत है या विदेशी भाषा की अहमियत है, ये आपके ज्ञान को बढ़ा सकती है, लेकिन सर्वे सर्वा ज्ञान का आधार विदेशी भाषाओं का ज्ञान हो। क्योंकि आज के परिदृश्य में मैं देखती हूँ कि जो अंग्रेजी में बात करता है लोग उसकी ओर ज्यादा आकर्षित हो जाते हैं, जो हिंदी में बात करता है उनको लगता है इसके पास तो कुछ ज्ञान नहीं है। तो ये भ्रांति दूर होनी चाहिए, तभी हम हिंदी भाषा को, जैसा कि महात्मा गांधी ने भी कहा
कि भाषा ऐसी हो अपनी बात कहने के लिए जन सामान्य तक जो भाषा प्रचलित हो उसी में हम अपनी बात को अच्छी तरह से कह सकते हैं। हम गांव शिक्षा की बात करते हैं, आज शिक्षा, संस्कृति, कौशल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा की बात होती है, तो ये तभी संभव है जब क्षेत्रीय भाषाओं का भी उसी तरह से प्रचार प्रसार हो जिस तरह से कि हिंदी भाषा के साथ साथ हम अंग्रेजी भाषा को अहमियत दिया जा रहा है। आज कई जगह बोलते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में बच्चा पढ़ता है तो गर्व की बात पेरेंट्स भी महसूस करते हैं, पर क्या अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे को वो ज्ञान है, वो नॉलेज है? क्योंकि एक बात हो गई है, एक चल गया है कि अगर साक्षात्कार होगा, कहीं बड़े किसी पद पे जाना है तो अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए। और ये सारी चीजों को धीरे धीरे हमें समझना होगा कि केवल अंग्रेजी भाषा का ज्ञान ही हमारे ज्ञान का आधार नहीं है, बल्कि ज्ञान और शिक्षा प्राप्त करने के लिए वो भाषा हो जो सहज हो, सरल हो, सुगम्य हो। वैसे भी बहुत सारे वक्ता अभी बच्चे हैं और आपने मुझे मौका दिया, शुक्ला सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और पुनः आपको जन्मदिन की बधाई। और बहुत अच्छा आयोजन है सर, अच्छा विचार विमर्श का एक प्लेटफॉर्म है और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर सोनिता सत्संगी जी। आप रायपुर से जुड़ी हुई हैं और समाज शास्त्री हैं और अच्छा रहता है कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं और मैडम का ये अपनत्व होता है कि वो हमसे जुड़ती हैं हमारे कार्यक्रम में। आज हमारे महाविद्यालय के कार्यक्रम में जुड़ी, बहुत बहुत उनका आभार। और उन्होंने ये इस बात पर जोर दिया कि भाषा में अभिव्यक्ति का माध्यम होता है और अपनी भाषा में अगर हम बात नहीं करेंगे तो वो अपनत्व नहीं आ सकता। इसलिए मातृभाषा का जो संकल्पना की गई है इस नई शिक्षा नीति में, वो बहुत जरूरी है। इसी के साथ मैं डॉक्टर साधना खरे मैडम भी हमारे साथ हैं कोरबा से, ये विभागाध्यक्ष समाजशास्त्र शासकीय महाविद्यालय कोरबा से हैं। मैं इनको भी सादर आमंत्रित करता हूं कि वो 5 मिनट अपनी भी बात रख लें। अनम्यूट हो जाइए मैडम, अनम्यूट म्यूट है अभी। हाँ ठीक। थैंक यू शुक्ला सर, और आप सभी को मैं अभिवादन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ, शुक्ला सर को जन्मदिन की बधाई देती हूँ। और इसके साथ मैं थोड़ी सी अपनी बात रखती हूँ। सत्संगी मैडम ने भी बहुत अच्छी बात कही और आदरणीय शुक्ला सर भी बहुत बढ़िया बोल रहे थे, मैं उनको सुन रही थी पूरा। बेसिकली जो शिक्षा की बात जो है ना, शिक्षा मनुष्य के होने का बोध कराती है। हम सभी लोग जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा हुनर है जिसमें व्यक्ति अपने बूते पर संवेदनशील और सृजनशील और विवेकी हो जाता है। सो शिक्षा मानव जीवन के लिए एक आवश्यक संस्कार है, जरूरी है, सामाजिक परिवर्तन का आधार भी है। शिक्षा हमारी आर्थिक उन्नति और आत्मनिर्भरता का भी सशक्त माध्यम है। तो शिक्षा बेसिकली मानव जीवन की एक धरोहर है और जो व्यक्ति के चहुमुखी विकास की बात जिससे हम करते हैं और ये चहुमुखी विकास को एक अंजाम देती है। सो मनुष्य आत्मनिर्भर बनने में इसी की शिक्षा की वजह से सहायक होता है। शिक्षा व्यक्ति को आत्मबल प्रदान करती है। महात्मा गांधी की हम लोग जैसी बात कर रहे थे, महात्मा गांधी के बारे में यदि हम बात कर रहे हैं तो आज कुछ दिनों बाद ऐसा होगा जैसे अपने रामायण महाभारत चलती है और गीत और राम और कृष्ण को हम पूछते हैं, कुछ सालों बाद महात्मा गांधी को लगता है हम ऐसे ही पूजेंगे। आज के संदर्भ में भी काफी रिलेवेंट है वो। महात्मा गांधी हमारे बीच नहीं है लेकिन उनकी विचारधारा को हम लोग मान रहे हैं। उन्होंने जो बात कही है तो उसको हम लोग अपना रहे हैं और आगे भी पूरे विश्व में भी उनको अपनाया जा रहा है। सो शिक्षा की संदर्भ में हम नई शिक्षा नीति के संदर्भ में यदि बात करें तो हमारी जो पुरानी शिक्षा नीति थी 1986 की, थोड़ा मैं उस पर प्रकाश डालूंगी, मतलब 2 मिनट लूंगी सर, ज्यादा नहीं। तो 1918 की जो शिक्षा नीति थी उसमें मैन पावर और सोशलिज्म पे और सेक्युलरिज्म पे और डेमोक्रेसी पे बात कही गई थी। और अभी जो नई शिक्षा नीति है, शिक्षा नीति में 5 मुद्दे जो है, एक तो पहुंच, एक समानता और गुणवत्ता परक शिक्षा की बात हम कर रहे हैं और सामर्थ्य की और जवाबदेही की बात कर रहे हैं। इन 5 मुद्दों को हम इस शिक्षा नीति में ले रहे हैं। सो 3 पिलर जो अपन यदि देख रहे हैं पुरानी, ये एक्सेसिबिलिटी और इसका इक्विटी की, और यदि हम क्वालिटी की बात करते हैं तो ये तो पुराने हैं, बट 2 पिलर्स में नए हैं, अफोर्डेबिलिटी और इसकी अकाउंटेबिलिटी की जो बात हम कर रहे हैं। तो इन पे हमको वास्तव में ध्यान देना पड़ेगा। और यदि अपनी भाषा की हम बात करते हैं तो डेफिनेटली हम अपनी भाषा में ज्यादा अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। सो स्थानीय आधार पे एक बहुआयामी व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने बहुत सालों में ये चीज देखी है कि जैसे जैसे शिक्षा का तो शिक्षा की चूंकि हमारी पूर्णता का प्रतीक है, लेकिन शिक्षा हमारा सच्चा पथ प्रदर्शन भी करती है। लेकिन हम शिक्षा के क्षेत्र में हमने ये चीज पाई है कि शिक्षा का विगत कुछ वर्षों में विकास तो बहुत तेजी से हुआ, लेकिन उसकी गुणवत्ता में कमी आई है, क्वालिटी उसकी गिरी है। गुणवत्ता के लिए शिक्षा को जाना जाना चाहिए। तो गुणवत्ता तो, ये शिक्षा तो हमारी बढ़ी है
लेकिन इसकी गुणवत्ता में जो कमी आई है, मूल्यों में जो कमी आई है, उस पर बहुत ध्यान देने की अभी आवश्यकता है। और नई शिक्षा नीति में मैं समझती हूँ कि इस चीज पर बहुत ध्यान दिया गया है, क्योंकि शिक्षा के जो दो पक्ष होते हैं, एक आंतरिक पक्ष और बाहरी पक्ष, तो यहाँ जो दूसरा पक्ष है वो पहले पक्ष से तय होता है। इसलिए शिक्षा पर विचार करते समय इस बात पर विचार जरूर किया जाना चाहिए कि क्या पढ़ाना जाना चाहिए, किस भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए। तो आजादी के बाद हमने जैसा आपको बताया कि अपने विश्वविद्यालय बढ़े, महाविद्यालयों की संख्या बढ़ी, विद्यार्थियों की भी संख्या बढ़ी है, बट दुर्भाग्य से जो मात्रात्मक प्रसार तो हुआ है पर गुणात्मक प्रसार नहीं हुआ है। और हमारी नई शिक्षा नीति में इसी पर ध्यान देने की बात कही गई है। महात्मा गांधी ने भी वही बात कही थी, हमारे अंदर संवेदनशीलता होना चाहिए, आखिरी छोर पर जो व्यक्ति है उसके लिए हमें सोचना चाहिए। सो ये सब बातें हमारी शिक्षा नीति में इस समय बहुत ध्यान दी जा रही हैं। सो मैं समझती हूँ कि अभी की जो शिक्षा नीति है इसमें नामांकन बढ़ाने की भी बात है, इसमें रिसर्च की भी बात कही है, इसमें विभिन्न आयामों को स्वायत्तता प्रदान, नियामकों को स्वायत्तता प्रदान करने की भी बात कही गई है। तो मैं होप ऐसा रखती हूँ कि ये शिक्षा नीति बहुत कारगर सिद्ध होगी, और आज उस पर हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, जो मंथन कर रहे हैं, तो इसका परिणाम भी बहुत अच्छा ही निकट भविष्य में आने वाला है। सो मैं आपको थैंक यू कहती हूँ शुक्ला सर, आपने 2 मिनट का मेरे को मौका दिया, अच्छा लगा आपके बीच में उपस्थित होकर, और आगे भी अपन लोग ऐसे कार्यक्रमों में हम लोग मिलते रहेंगे, शामिल होते रहेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद आदरणीय साधना जी, आपने बहुत अच्छी बात की कि शिक्षा हमें मानव जीवन का बोध कराती है, और मानव जीवन ये बोध तभी एहसास होगा इसका जब हम अपनी स्थानीयता से जुड़ेंगे, और हम बिल्कुल बिल्कुल अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से अलग रह करके आत्मनिर्भर कभी नहीं हो सकता है। तो बहुत अच्छी बात आपने कहा। गांधी जी दरअसल में कहते थे कि अंग्रेजी भाषा और संस्कृत में विज्ञान, इतिहास और अन्य सभी विषयों की दृष्टि दैहिक और भोगवादी है। वो कहते हैं कि जो हिंदी में अपनत्व मिलता है, जो मिठास है, जो माधुर्य है, वह दूसरी भाषा में नहीं है। यहाँ अंग्रेजी शिक्षा के साथ अंग्रेजी सभ्यता भी आई। गांधी जी ने लिखा था कि आपको समझना होगा कि अंग्रेजी शिक्षा स्वीकार कर हमने राष्ट्र को गुलाम बनाया है। अंग्रेजी शिक्षा से दंभ, विलासिता, अत्याचार वगैरह बढ़े। अंग्रेजी शिक्षा पाए हुए लोगों ने प्रजा को ठगने में, उसे उत्पीड़ित करने में कुछ भी उठा नहीं रखा है। एक उनकी संवेदना थी, एक वेदना थी, एक उस समय की परिस्थितियां थी। वो भी इस बात से बहुत विचलित थे कि 4-5% बोलने वाले लोग किस तरह से 96% लोगों के अंदर राज कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये संवेदना भाषा को लेकर के उनकी जुड़ी हुई थी, और ये संवेदना निश्चित है कि हमारी जो नई शिक्षा नीति आई है, उस नई शिक्षा नीति में जो भाषा का महत्व दिया गया है, हम अपनी भाषा में ही बात कर लेंगे। बहुत पहले मुझे याद है कि जब भोपाल में बेहार थे, डॉक्टर एस.सी. बेहार थे, हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कुछ सोशियोलॉजिस्ट को बुलाया था, हम लोगों को बुलाया था, और कहा था कि मैं एक योजना बनाना चाहता हूं कि ट्राइबल के बच्चों को जो शिक्षा दिया जाए वो उनकी स्थानीय बोली में शिक्षा दी जाए। और उसको उन्होंने घुमकुरिया प्रोजेक्ट दिया था। घुमकुरिया का मतलब होता है घूम घूम करके पढ़ना, इस तरह से लेकिन वो जैसे ही वो शिक्षा मुख्य सचिव से हटे, उनकी वो योजना का मूर्त रूप नहीं ले पाई। और निश्चित है कि मुझे ये विश्वास हो रहा है कि ये पूरी दृढ़ता के साथ मैं कह रहा हूं कि जो नई शिक्षा नीति है, अगर ये सिर्फ कागजों पर तक ही सीमित न रही, वो इसको कारगर रूप से लागू किया गया, तो निश्चित है कि इसमें हमारा देश आत्मनिर्भर बढ़ेगा, हम समृद्ध होंगे और अपनी भाषा, अपनी संस्कृति को मजबूत कर पाएंगे। मैं और आप में से जो हमारे लोग बीच में जुड़े हुए हैं, अगर वो कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो मैं भी उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं। दरअसल में ये 1 घंटे का कार्यक्रम था, और हम वो 10-10, 5-5 मिनट हम सोचे थे कि हम पहले तो सोचे थे कि हम इसको हमारे कॉलेज के ही लोग आपस में जुड़ेंगे, लेकिन हमने कई ग्रुप में डाल दिया था, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे बाहर के साथी ये लखन सिंह जी भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सुनीता जी जुड़ी हुई हैं, साधना जी भी जुड़ी हुई हैं, हमारे कॉलेज के मित्र लोग भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजीव भी जुड़े हुए हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप में से कोई अपनी बात, डॉक्टर अजय कुमार जी भी हैं,
आप में से कोई अपनी बात रखना चाहते हैं तो सादर आमंत्रित है, अपना माइक अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं, और नहीं तो फिर हम इसको जो है अपना यहीं विराम देंगे, क्योंकि शाम को फिर से एक कार्यक्रम है। किसी को भी अपनी बात अगर कहनी है तो अपनी बात वो कह सकते हैं। सबको आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों लखन सिंह जी कुछ कहेंगे? सर प्रणाम और जन्म दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद धन्यवाद। आज जिस विषय पे बहुत महत्वपूर्ण विषय पे जो वेबिनार का आयोजन किया, उससे बहुत कुछ सीखने को प्राप्त हुआ, और आपने बहुत विद्वान वक्ताओं को बोलने के लिए आमंत्रित किया था, दीक्षित जी सर, एसपी शुक्ला जी सर और भी पांडे जी सर। तो बहुत सारे उसमें सीखने को प्रेरणा प्राप्त हुई। और जो शिक्षा नीति में जो मातृभाषा पे जोर दिया गया है कि जो शिक्षा मातृभाषा में दी जानी चाहिए, उससे और अधिक हमारा भी कंसेप्ट क्लियर हुआ। पूरी तरीके से उस विषय से सहमत होते हुए आपको बहुत बहुत सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद लखन सिंह जी, आप हमारे बीच जुड़े, हमारे कार्यक्रम को आप इस तरह से अपनी सहभागिता देते हैं, आपके प्रति बहुत बहुत आभारी हूं। और कोई मित्र अगर अपनी बात रखना चाहें, नहीं तो फिर इसको हम विराम दें, क्योंकि भी एक दो कार्यक्रम और हैं, उन कार्यक्रमों के में भी हमें जुड़ना है। तो बस मैं यही कहूँगा कि शासकीय ठाकुर रणमल सिंह महाविद्यालय रीवा, मैं डॉक्टर रामेश्वर जी से कहूँगा कि वो आभार व्यक्त कर दें। डॉक्टर रामेश्वर पांडे जी आए और आभार व्यक्त कर दें, उसी से दीजिए, उसी से कर दीजिए। ऐसे अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में नहीं कहाँ गए आप? और हमारा महाविद्यालय यहाँ से आज इस अभूतपूर्व कार्यक्रम में आप सबकी उपस्थिति काफी महत्वपूर्ण रही। मैं अपने महाविद्यालय की तरफ से विशेष रूप से इस कार्यक्रम के संयोजक आदरणीय डॉक्टर महेश शुक्ल जी की तरफ से मैं आप सबके इस आगमन पर बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं, और आशा करता हूं कि भविष्य में भी इस प्रकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजित होते रहें और आप सबकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका पुनः बहुत बहुत स्वागत और आपके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे विद्यालय जुड़े, हमारे महाविद्यालय परिवार से आभार हमारे पंडित जी ने किया। मुझे विश्वास है इसी तरह से आप सबका स्नेह मिलता रहेगा, हमारे कार्यक्रम सफल होंगे। सभी को जन्मदिन हमारा है, लेकिन आज बापू जी का, मैं अभी कह रहा था कि मुझे होना चाहिए था, लेकिन लाल बहादुर जी और बापू जी धोखे से पैदा हो गए। असल में हम ये मेरे लिए फख्र की बात है। गांधी जी और शास्त्री जी के जन्म इस जब पूरी दुनिया मनाती है, उनके साथ मुझे भी अवतरण करने का अवसर प्राप्त हुआ। आप सबका स्नेह, आशीर्वाद और अपनत्व इसी तरह से मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।